आज सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आपके पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सी के बारे में बातचीत होगी। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। क्या राजनीति में धर्म और जातिवाद कांग्रेस में थे, उसके बाद आप जेवीएम में आए। झारखंड की करंट सरकार कुछ हद तक फेल चल रही है कि बहुत कम उम्र से ही सामाजिक काम में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। हाँ। बाल विवाह नहीं होता। ओके। लोग राजनीति में आना चाहता है, आपके पार्टी के प्रति उनका भरोसा जरूरी है। पावर या फिर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। इसमें जब आपको टिकट नहीं मिला था तो क्या लगा, पार्टी ने आपको धोखा दिया या फिर कुछ और? ऐसा पार्टी फिर से बदलना चाहो? राजनीतिक स्तर बहुत नीचे चला गया है। बड़ा चीज तो होने वाला नहीं है, ठीक है। किसी का डर्टी गेम ऑफ पॉलिटिक्स लोग सब समझते हैं। अब आपके अंदर कैसी फीलिंग्स जाग उठती थी? दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। क्या सच में नेता जनता की मदद करते हैं या सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए ये सब काम करते हैं? भगवान उन लोग को सुबुद्धि दे, हाँ, उनका भला करे, नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार सभी को। आज का एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं काफ़ी चर्चित नेता जो राजनीति के मामले में काफ़ी धुरंधर हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मुन्ना सिंह जी को। नमस्कार। तो सर, स्वागत है आपका। आज सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आपके पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सी के बारे में बातचीत होगी। आपके मज़ेदार किस्से और कुछ आपसे रिलेटेड बातें होंगी। तो आप क्या सर रेडी हैं? ठीक है, रेडी है। ओके। तो सर, आपका बचपन कैसा बीता? एक्चुअली में हम हजारीबाग सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट थे। हाँ। फादर, लेकिन इंसिडेंटली मेरे फादर का डेथ मेरे क्लास 3 में 8 साल की उम्र में हो गया था। उसके बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो स्कूल हमने 9th में हजारीबाग जेवियर्स को छोड़ दिया। ओके सर। और उसके बाद से अपने जो उसमें मेरे फादर के समय का टिम्बर का व्यवसाय था, जीर्ण अवस्था में था, उसी को देखना शुरू किया। देखने के दरमियान ही हम लोग जो बचपन का बेस्ट फ्रेंड मेरा डॉक्टर जो अभिषेक है, उसके इंसिस्ट करने पे हमने प्राइवेट से 10th का एग्ज़ाम दिया। ओके। और फिर इंटरव्यू कोलंबस कॉलेज से किया। उसके बाद पढ़ाई पूरी तरह से मैं ड्रॉप कर दी। अच्छा। काम धंधे में लग गया। क्या उस दौरान आपको कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको काफ़ी मोटिवेट करती थी? देखिए, जीवन में सिर्फ हमको एक ही चीज़ मोटिवेट करता था कि हमको अपने पिताजी का नाम को आगे बढ़ाना है और जितना भी जो अधूरा चीज़ था उसको पूरा करना। यही मेरा लाइफ का गोल था। आगे चल के उसको और ग्रो कर रहे हैं। या वो कौन सा मोमेंट था जिसमें पहली बार आपको लगा कि काफ़ी कुछ? देखिए, क्या है ना, बहुत होता क्या है कि जब आप एक गार्जियन, क्या होता है ना, बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच होता है। और गार्जियन के नहीं रहने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपको दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। तो हमारा बचपना ऐसा था कि हमारे लिए कुक हुआ करता था जो हमारा ब्रेकफास्ट बनाता था। अच्छा। ड्राइवर हमको स्कूल छोड़ने जाता था। लेकिन अचानक से 5 सालों के अंदर में ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमको मतलब कभी कभी साइकिल का टायर लगाने का भी पैसा नहीं होता था। तो सारा चीज़ अचानक से मतलब उस कम उम्र में देखने को जो मिला, वो सब बहुत सारा चीज़ अपने आप में परिवर्तन लाने का कोशिश किया गया फिर। लेकिन एक चीज़ और, जब आपको पहली बार लोगों ने पहचानना शुरू किया तब आपके अंदर कैसी फीलिंग्स जाग उठती थी? मतलब जब पहली बार आपको लोग जानने लगे। एक्चुअली क्या था कि बहुत कम उम्र से ही सामाजिक काम में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। हाँ। 16 साल की उम्र से परिवार का दायित्व लिए। 2 छोटे भाई थे और अपना धुन में लगे रहते थे कि कुछ करना। 16 साल के एज में आपका विवाह हो चुका था? नहीं, 20 साल के। अच्छा, 20 साल के एज में। ओके। बाल विवाह नहीं होता। ओके। हमारे बचपन के मित्र छतरी गोप हैं, सुमित सिंह हैं, दिनेश यादव है, सब साथ में। काफ़ी मोटिवेट वो लोग भी करते थे काफ़ी। तो सामाजिक काम में हम रहते थे। तो जब सब चीज़ें चल रही थी, लोगों का सामाजिक काम में, किसी के सुख में दुख में जो मेरी स्थिति थी उस अनुसार हम लोग करते थे। चूँकि यहाँ पे हमारे पिताजी के समय से एक परिपाटी था कि कोई भी गरीब आदमी का यहाँ देहांत होता था तो लकड़ी हमारे यहाँ से फ्री में उसको आराम मशीन से जाता था। तो उस परिपाटी को हमने आगे। लकड़ी का बात की तो उसके बारे में हम जरूर पूछेंगे, जो कि लकड़ी के रिलेटेड ही है। पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं और कुछ सवाल करते हैं आपसे। मुन्ना सर जी, आपको राजनीतिक में आने का असली कारण क्या था? पावर या फिर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना? देखिए, राजनीति में आने का कारण भी इंसिडेंट था। वो कोई मेरा राजनीति में आने का कारण का उद्देश्य नहीं था मेरा। क्योंकि लोगों का अपना जो सहयोग होता था करते ही थे। तो हमारे जो मित्र हैं बैठे हुए हैं, छतरी गोप, ये अभी शिक्षक हैं। उस समय हम लोग मुखिया चुनाव 2010 में जब अनाउंस हुआ तो इन लोगों ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमें लगा चुनाव लड़के, चूँकि भाई समीकरण के आधार से हम लोग का संख्या यहाँ बहुत कम है। हाँ। फिर और लोगों से बात हुआ। बेचारे स्वर्गीय जुनैन राम जी हैं, इजहार मास्टर हैं, कईयों अंसारी चचा थे,
मनोज पासवान थे, डॉक्टर बलदेव हैं, विजय राणा है, काफ़ी लोगों से हम लोगों ने चर्चा हुआ तो नहीं हुआ कि चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़े, चुनाव फिर मुखिया का चुनाव जीते, वहीं से हमारा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। पहली बार तो आप कांग्रेस में थे, उसके बाद आप जेवीएम में आए। क्या ये जनता का सेवा के लिए फैसला था या फिर राजनीति को लेकर मजबूरी थी? देखिए क्या था ना कि यहाँ पे उसमें डॉक्टर अजय प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनके नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। कांग्रेस में झारखंड का मेंबरशिप में हमने टॉप किया था, शक्ति प्रोजेक्ट में झारखंड। अच्छा, झारखंड का मेंबरशिप में होता है वो, आप टॉप लेवल में थे? ऑनलाइन जो मेंबरशिप हुआ था उसमें हम टॉप किए थे। ओके। लेकिन उसी समय ऑल ऑफ सडन डॉक्टर अजय पार्टी छोड़ के आप में चले गए, और यहाँ पे अगर पार्टी किसी समर्पित अगर कार्यकर्ता को टिकट देती तो मुझे परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक नए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता और सारे लोग थे उन लोग का इंसिस्ट हुआ कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। और पहला चुनाव हम अपने आप को साबित करने के लिए भी लड़े थे कि आखिर में हमारा पोटेंशियल क्या है। तो यही था, और ऐसा कुछ नहीं था उसमें। ओके। 2019 में जब आपको टिकट नहीं मिला था तो क्या लगा, पार्टी ने आपको धोखा दिया या फिर कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं, हमारी उसमें की कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम टिकट नहीं ले पाए, किसी को हम धोखा नहीं बोल सकते हैं। ये अंदर हम अपने आप को मानते हैं, जैसे चुनाव भर हम हारे, हम किसी का, मेरा अपना फेलियर, हम मैनेजमेंट फेलियर मानते हैं। हाँ, फेलियर को आगे चल के जब तक आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपना पराजय को किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना अच्छा काम नहीं है। हमारा कहीं ना कहीं कमी रह गया मैनेजमेंट में, दिल्ली का मैनेजमेंट में, जो हम टिकट नहीं ले पाए। अब बहुत लोग लगे थे कि टिकट हमको मिला। ठीक है, अगर यदि आपको चुनाव लड़ने के लिए नेक्स्ट बार आपको कहीं से ऑफर मिले तो क्या आप पार्टी फिर से बदलना चाहोगे? नहीं। अब एक की बात समझिए, पहला चीज है कि थोड़ा हम इमोशनल आदमी है, बहुत ज्यादा दिमाग से हम चलते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं लोगों से। और किसी भी कीमत पे अगर हमको चुनाव नहीं लड़ना होगा हम नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे तो कांग्रेस से लड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। कुछ हजारीबाग में पॉलिटिक्स और कुछ डर्टी गेम्स के बारे में चर्चा करें हम। किसी का डर्टी गेम और पॉलिटिक्स लोग सब समझते हैं। आज के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, उन बातों पे मुझे चर्चा नहीं करनी। कुछ आपका सोशल वर्क और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बात करते हैं। अब कोविड-19 में आपकी लकड़ी बांटने की योजना को कुछ लोग पॉलिटिकल स्टंट के रूप में जान रहे थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जिन लोगों को लाभ मिला उनसे अगर आप पूछिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि वो पॉलिटिकल स्टंट था, ये वो अति आवश्यक चीज़ था। खिरगांव का श्मशान घाट में लकड़ी नहीं था, यहाँ पे आपको जो क्षितिज हॉस्पिटल में लकड़ी नहीं था, तो उसमें लकड़ी व्यवस्था कराना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम था। अब किन्हीं को लगता है तो उनका अपना नजरिया, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, मतलब जिसको जिस तरह से बोलना है वो सोच सकते हैं, उसके लिए मेरे को सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। ओके सर, क्या सच में नेता जनता की मदद करते हैं या सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए ये सब काम करते हैं? देखिए, कौन क्या करता है ये हम नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटी मेरा जो अपना सोच है, चलने का तरीका है, 90% काम हम दिल से करते हैं, 10% काम हम दिमाग से करते हैं। ज़्यादा काम हम जो है ना दिमाग से नहीं करते हैं। भगवान दिमाग बहुत दिया है, उन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि आप पहले ही बता दिए कि आप काफ़ी इमोशनली अटैच होते हैं सबसे, बस इसीलिए धोखा भी खाते हैं। हाँ, जो लोग इमोशनली काफ़ी से कनेक्ट होते हैं वही लोग को धोखा बहुत जल्दी मिलता भी है। आपने किसी गरीब की मदद की हो और बाद में आपको धोखा दिया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिला आपको? डायरी लिखना पड़ेगा उसके लिए। ओके, मतलब काफ़ी लंबी कहानी है। छोड़ दीजिए, धोखेबाजी की लाइन लग जाएगी उसकी। छोड़ दीजिए उसको। ओके, भगवान उन लोग को सुबुद्धि दे, उनका भला करे, मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, अच्छा सर, कुछ मज़ेदार और बोल्ड क्वेश्चंस करते हैं आपसे। अगर पॉलिटिक्स में आप नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, और काफ़ी अपने बिजनेस को अपने ग्रो में काफ़ी अच्छे हाई लेवल में ही आप रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर, कोई ऐसा मोमेंट जब भाषण देते देते आप खुद कंफ्यूज हो गए हो, ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कभी उतना ध्यान नहीं है मेरा। ओके, क्या कभी जनता ने ऐसा डिमांड कर दिया जब आप शॉक हो गए हो? देखिए, ऐसा बहुत सारा समय आता है जब लोग आपकी भावना को नहीं समझते हैं। एक्चुअली क्या हो गया ना, दुनिया अभी जो हो गया ना, समय चल रहा है ना, ये संक्रमण काल में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे सभी चीज़ों में लोग जो है ना अपना लाभ देखते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आम आदमी जो आपको नहीं जान रहा है नज़दीक से, उसको लगता है कि ये चुनाव लड़ रहा है तो इसका अपना इंटरेस्ट है, अपना ये है वो है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको कभी कभी निश्चित रूप से ऐसा लगता है सामने वाला आपके बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाता है। क्योंकि भाई आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो 4 लाख लोग तो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट तो होंगे नहीं, एक लिमिटेड पर्सन आपसे इंटरेक्ट होते हैं।
तो जो आपके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, किसी के सुनी सुनाई बातों से, या मान लीजिए आपसे कभी मिले नहीं हैं, तो उनका आपके प्रति जो परसेप्शन होता है, जो आज का समय चल रहा है, आज के समय में क्या हो गया है, राजनीति मतलब गंदगी, राजनीति मतलब गंदगी, वो मतलब झूठ प्रपंच ये वो, तो मतलब उसमें लोग यही समझते हैं कि भाई आदमी ये चुनाव लड़ने आया है, इसका अपना इंटरेस्ट है, तो लोग उस अनुसार उस चीज़ को ओके सर। लेकिन क्या होता है कि उनको ये जानकारी नहीं होती कि जैसे मान लीजिए हम तो अभी विधायक रहे नहीं यहाँ पे कभी, तो जो काम का दायित्व वहाँ के विधायक का है, वहाँ के मुखिया का है, और जो सांसद का है, उस काम का जवाबदेही जो व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है उससे उस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, तो उचित नहीं है। तो लोग अज्ञानतावश, ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में लोग सवाल करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर यदि आपको एक दिन के लिए सपोज आपको सीएम बना दिया जाए, तो कौन सा आप इलीगल काम को लीगल करेंगे? कोई ऐसा कुछ जो पहला काम है, ये सिनेमा नहीं है, सिनेमा जीवन है, ठीक है? जीवन है, एक दिन में कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता, कुछ बड़ा चीज़ तो होने वाला नहीं है, ठीक है? आप ये सब क्या होता है ना कि जैसे आप नायक पिक्चर एक दिन में आप सारा काम कर लिए, संभव नहीं है। ये जरूर है, हमारा अगर ये होगा तो सबसे पहले क्या है कि जितना भी झारखंड के ब्लॉक्स हैं, अंचल, उसमें हम एक आदेश जरूर करवाते कि कोई भी जो आम आदमी जाता है उसका एलपीसी का काम 24 घंटे के अंदर हो, उसका आवासीय जाति 24 घंटे के अंदर हो, और छोटे छोटे जो मोटेशन है जमीन के, उसमें पैसा ना लगे। जो आम आदमी जिससे बहुत ज्यादा परेशान, सिस्टम से सब चले, सिस्टम से चले। अस्पताल में है कि कोई गरीब आदमी जाए, उसको तुरंत इंस्टेंट इलाज हो जाए, उसको मतलब आज के समय में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, अब ऑनलाइन डिजिटाइजेशन में उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन बनना है। इन सब चीज़ों को लोगों का जो व्यवस्था है वो आम लोगों की सहूलियत के लिए होना चाहिए, उनकी परेशानी के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनने में आता है कि चुनाव जीतने के लिए मसल्स, मनी, पावर जरूरी होता है, क्या ये सच है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ओके। क्योंकि देखिए क्या है ना कि चुनाव जीतने के लिए लोगों का प्यार सबसे बहुत प्यार जरूरी है, आपके प्रति उनका विश्वास जरूरी है, और आपके पार्टी के प्रति उनका भरोसा जरूरी है। बहुत सही बोले आप। क्या आपको कभी चुनाव में धांधली होते देखी है? देखिए, धांधली होते तो नहीं दिखी है, लेकिन चुनाव में उसका गलत दुष्प्रचार कर, गलत चीज़ों का एक माहौल बना के वो चुनाव का माहौल बिगड़ते हमने देखा है। उसमें क्या है कि लोग गलत चीज़, जो चीज़ आपके बारे में सही भी नहीं है, उसको लोग गलत दुष्प्रचार, विस्पर कैंपेन करके गलत चीज़ प्रचारित करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का लोग काम करते ही करते हैं। इसमें कहीं भी उसका शिकार हम भी हुए हैं। ओके। क्या आपको किसी पार्टी में कुछ ऐसी गंदी राजनीति दिखी है? देखिए, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई लोग उतना कंट्रोवर्सी चाहते हैं। देखिए क्या होता है ना कि अभी का जो राजनीतिक जो स्तर है, जेन्युइनली मेरे नज़रिए से राजनीतिक स्तर बहुत नीचे चला गया है। अभी हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी अभी का जो समय हो गया ना, एक प्रोटोकॉल मेंटेन जरूर होना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टी में, कि उस लाइन से नीचे हमको नहीं जाना है। जो चीज़ नहीं हो रहा है वो क्या है कि मतलब ऐसा एक परिस्थिति बन गया है ना कि गलत को सही, सही को गलत, मैंने एक अजीब सा स्थिति चला हुआ है, जो आप लोग गलत को सही बना दे रहे हैं, सही को गलत बना दे रहे हैं। अब देखिए कब तक ये चीज़ चलता है, लोग उसको कब तक बर्दाश्त करते हैं। अगर आपको खुलकर बोलने का मौका दिया जाए तो फिर आप मानेंगे कि झारखंड की करंट सरकार कुछ हद तक फेल चल रही है? नहीं, इस बात को हम नहीं मानते। नहीं, मतलब अभी ओवरऑल वो परफेक्ट है? देखिए, अभी जो सरकार है, एक बात आप समझिए, क्या है कि झारखंड की सरकार है वो अबुआ सरकार है, गरीबों की सरकार है। अभी आप देखेंगे पूरे भारत में जो हमारी पार्टी, विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने लोगों ने 2-3 स्टेट में कमिटमेंट किया कि हम सभी माताओं के पैसा देंगे महीने का। झारखंड का देखा, इसका झारखंड का देखा देखिए, लेकिन किसी स्टेट में उस चीज़ को लोग कंप्लीट नहीं, जैसे महाराष्ट्र में ही हुआ था अभी, तो नहीं हो पाया, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो देखिए कि अभी मैया सम्मान योजना महिलाओं में वो दे रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा मिल रहा है। आप अपना पूरे इंडिया में झारखंड ये स्टेट ऐसा स्टेट है जो सबसे हाईएस्ट स्कॉलरशिप देता है। तो इस साल और पिछले साल में देखा मैंने कि काफ़ी स्कॉलरशिप, जो बच्चे बीटेक करना चाह रहे हैं, जो एमसीए करना चाह रहे हैं, में 90,000 का स्कॉलरशिप, तो ये पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। ये तो दूसरा है कि आपको जितना भी अभी बेरोजगार नवयुवक जो कोई गाड़ी लेना चाह रहा है कल्याण विभाग से, उन लोगों को गाड़ी में 40%, बहुत तरह का स्कीम ऐसा है, लेकिन स्कीम को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया है। देखिए एक बात आप समझिए, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि डिफिकल्ट इसलिए बनाया जा रहा है कि आप हम ही लोग चीज़ों को मिसयूज करने लगते हैं।
ये बात सही है। अभी अगर बहुत सारे लोग अभी हम बताते हैं, आप जेन्युइनली पूरे झारखंड में सही से अगर एनालिसिस हो जाए, देखिए बीपीएल कार्ड क्या है। बीपीएल कार्ड ये है कि जो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है, उसे वो अनाज मिलना चाहिए। अगर जेन्युइनली आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो जो ये अनाज मिल रहा है इसका 50% गलत उपयोग हो रहा है। कुछ आपसे पर्सनल लाइफ और डार्क सीक्रेट के बारे में कुछ बातें करते हैं। पॉलिटिक्स के बाहर मुन्ना सिंह कैसे व्यक्ति हैं? एक आम इंसान है, सीधा साधा इंसान है, दुनिया का 3-5 नहीं जानते हैं, सीख रहे हैं थोड़ा दुनिया का 3-5। कोई ऐसा राज जो जनता नहीं जानती हो? राज को राज रहने दिया जाए, राज को राज ही रहने दीजिए, वो कभी और राज बन के आएगा। क्या फैमिली ने आपको कभी कहा कि पॉलिटिक्स छोड़ दो आप? नहीं, फैमिली क्यों कहेगा। एक्चुअली कम उम्र से हम जो मतलब अपना करियर शुरू किए तो हमारा सारा चीज़ जो है सो बहुत समय पे सब चीज़ कंप्लीट हो गया। हमने बेटा बेटी का शादी कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फैमिली का सपोर्ट ही है। कोई पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ छोड़ने को नहीं कहता है। फैमिली और प्रोत्साहन देती है आपको? हाँ ठीक, कुछ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं सब लोग। कोई समस्या नहीं। क्या कभी आपने सच छुपाने के लिए आपने कभी झूठ बोला है? दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। झूठ का कहीं ना कहीं सहारा लेना, लेकिन क्या है कि मेरा अपना है कि हम मोटा मोटी 99.9% सच बोलते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, निश्चित रूप से 1-8% कभी कभी किसी का भलाई के लिए, कुछ चीज़ों के लिए बोलना पड़ता है। और ऐसे भी शास्त्र में भी कहा गया है कि कोई अगर किसी के भले के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो परफेक्ट है। तो वही है। ऐसा कोई बहुत झूठ बोलने का आदत मेरा नहीं है। सच, और कोई भी कड़वा सच होता है उसको बोलने से हम परहेज नहीं करते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। कोई ऐसा रिग्रेट है आपको जो आज तक आपको परेशान करता है? कोई ऐसा रिग्रेट? मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। सब सही से चल रहा है, बहुत सही है। पॉलिटिक्स आपके लिए एक पावर है और या फिर सेवा करने का जरिया? देखिए, पावर तो मेरे अंदर खुद ब खुद है। मेरा विल पावर इतना मजबूत है कि हमको किसी चीज़ का आप पहाड़ को पहाड़ नहीं समझते हम, ठीक है। बिल्कुल, इसलिए हमको पॉलिटिक्स से पावर की आवश्यकता नहीं है, पावर इन बिल्ड होता है। हम 10 साल बाद मुन्ना सिंह जी को कहाँ देखेंगे, किस लेवल में हम देखना चाहते हैं? ये तो ऊपर वाला के हाथ में है और हजारीबाग के लोगों के हाथ में है। हाँ। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपना काम देखिए क्या है। अपना काम जितना एफर्ट लगा कर हमारा अपना एक चलने का तरीका है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ सर। तो अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो अपना कोशिश करना, ईमानदारी पूर्वक जो कर रहे हैं। जीवन में कुछ उठा पटक, तूफान, आंधी आते रहता है। अभी एक इलेक्शन के बाद एक और पारिवारिक आंधी से हम भी गुजरे हैं। फिर भी जो मेरा कुछ रिलेटेड नहीं, छोड़ दीजिए, उसको बताने की जरूरत नहीं। पारिवारिक कुछ ऐसा, पर्सनल लाइफ, हाँ पर्सनल लाइफ नहीं, ऐसा कुछ हो गया, माथा चिल्लाया हुआ आप देख ही सकते हैं। हाँ। तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के अपने ज़िंदगी का बहुत टफ टाइम अभी गुजारे हैं हम 3 महीना। फिर भी चूंकि अंदर से बहुत भगवान शक्ति दिया और भगवान के भक्ति में रहते हैं तो सब सही करेगा भगवान। बस भगवान का ही सहारा है और ईमानदारी से अपने काम को करते जाना है। ओके सर। सर ये बताइए, कोई यंगस्टर लोग राजनीति में आना चाहता है तो आपसे उसको कौन सा जरूरी सीख लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि राजनीति एक समुद्र है। और आप अपना ऐसा व्यवस्था बना लीजिए कि घरेलू व्यवस्था जो है आर्थिक, वो आपका स्टेबल रहे। आपको राजनीति में आने से उसका नुकसान ना हो। तो आपको राजनीति में आना चाहिए। ये नहीं कि राजनीति कर रहे हैं जाके हम ब्लॉक में दलाली करने लगे, थाना में दलाली करने लगे और लोगों को पैसा ये करने लगे। वो काम नहीं होना चाहिए। अगर आप वो अपना व्यवस्था बना लीजिए, रेंटल इनकम हो, ऐसा कुछ सिस्टम हो जो आपका प्राइमरी व्यवस्था, आपके घर का व्यवस्था, आपके परिवार का व्यवस्था ठीक ठाक से चले, उसके बाद आप राजनीति कीजिए। क्या राजनीति में धर्म और जातिवाद दोनों को कंबाइन करके लोग क्यों चलते हैं? कि एक्चुअली क्या है ना, धर्म ऐसा चीज है। क्या वोट धर्म से बिकता है? देखिए, ऐसा चीज है ना कि क्या है कि अभी सही रूप में धर्म का राजनीतिकरण हो गया है। हाँ, अभी का जो माहौल चल रहा है ना, राजनीति में मतलब धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया है। लोग को धार्मिक इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है लोगों का। और हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म, उसका बहुत गहराई है। अगर जो अभी क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि इंटरव्यू था NDTV का, उसमें बहुत अच्छा कहा, कुछ नौजवान लड़के थे, वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हम लोग बहुत अच्छी बात है भाई। सबसे पहली बात है कि देखिए, हम लोग जो सनातन धर्म हमारा है
अगर नवयुवक को हम सभी से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सर। आपको श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, आपको हमारा जो अन्य बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रंथ है जिनको आप पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़ आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। क्योंकि सनातन का बारे में अगर आप 20% भी जान लेते हैं तो पहले सनातन जो है वो ऐसा धर्म है जो किसी का भी अहित करने के लिए नहीं बोलता है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। हाँ। तो उसमें जब हमारा पूरा विश्व कुटुंब होगा, सबको हम अपने मानेंगे, तो आपके अंदर वो चीज़ विद्वेष नहीं आएगा। दूसरा चीज़ है कि क्या है कि हमने नौजवानों से पूछा, क्या भाई आपको हनुमान चालीसा आता है? बोले नहीं आता है, सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा। जय श्री राम। तो जय श्री राम का नारा कहाँ लगा था? रामचरितमानस में। जय श्री राम का नारा सिर्फ लंका पे चढ़ाई के समय लगा था हनुमान जी द्वारा, जब हनुमान, बाकी सभी जगह जय जय सिया राम है। जय जय सिया पहले भी आप देखेंगे बड़े बुजुर्ग जितने थे जय जय सिया राम बोलते थे। तो चूंकि हमारा सनातन धर्म है ना, महिला प्रधान धर्म है। बिना पार्वती माँ के शंकर भगवान नहीं है, बिना लक्ष्मी के विष्णु जी नहीं है, बिना तो हम लोग क्या हुआ है ना कि बीच में हम लोग धार्मिक संक्रमण काल में हम लोग गुजर रहे हैं। अपने मूल आधार को छोड़ के हम लोग दूसरे रूप में जा रहे हैं। तो हम सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि नहीं, आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, आपको जय श्री राम भी बोलना है बोलिए, लेकिन आप अपने धर्म को जानिए कि आपका धर्म क्या है, आपका सनातन क्या सिखाता है। और ये अधकचरा जो ज्ञान है ना, वही हमारा समाज में विद्वेष फैला रहा है। आधा ज्ञान, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, वही चीज हो रहा है। अभी क्या है कि हमारे समाज में लोग कम जानकारी के अभाव में चीजों को गलत दिशा, चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसमें क्या होता है कि आप जिस समय जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे वोट करते हैं तो अच्छे प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो सके, समाज के लोगों को चाहिए जो व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से रख सके, जो आपके सुख दुख में मजबूती से खड़ा हो सके, वैसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए। इन सभी विषयों के चलते अच्छे व्यक्ति का चयन नहीं हो पाता है। सही बोला आपने। और खास करके नौजवानों को इस विषय पर गहराई से सोचने का विषय है। चूंकि आप 5 साल में एक बार वोट करते हैं, 5 साल फिर आपको वोट करने का मौका नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे आप अपना एक वोटिंग कर देते हैं, एक मानसिकता बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सही व्यक्ति चुन के नहीं आता है और वो समाज का कहीं ना कहीं से उसमें नुकसान होता है। तो पहला हम आपके माध्यम से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी लोग से निवेदन है, धर्म का गहराई से और गंभीरता से उसका जानने का प्रयास करें, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और उसका थोड़ा सा भी अनुसरण अगर करेंगे तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा और अपने जीवन के हर बुलंदी को छुएंगे आप। इसमें ये था कि जो लोग योग के पात्र होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट चला सके या फिर विधायक या फिर सांसद, वो लोग सिलेक्ट अच्छे वाले पीछे हट जाते हैं। और जो इसका यही सब कारण है ना, क्या होता है कि आप जिस समय आप एक टेम्परामेंट बना लेते हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, तो आप उस चीज को तो देख नहीं पाते हैं ना। नहीं, आप तो उसमें उस चीज उस बिंदु पे आपको समझ नहीं आता है कि ये सोना है कि पीतल है कि चांदी है कि कांसा है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो बस हमको लग गया नहीं भाई हमको ये करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में फिर वो लगता है नहीं चलो ये चीज गलत हुआ। आज इतना तरह का समाज में जो परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है कहीं कहीं, उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आपको किसी चुनाव में हराने के लिए कोई पैसा ऑफर किया है? देखिए, हम बहुत मजबूत आदमी हैं अंदर से, और जीवन में पैसा तो बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन पैसे का एक लिमिटेशन है। तो किसी भी ऐसे नेता का हिम्मत नहीं हुआ हमसे बात करने का कि पैसा का हमको ऑफर करे इलेक्शन में, कि पैसा लेके हम अपने पार्टी के विरुद्ध काम करें। ऐसा किसी का अभी तक हिम्मत नहीं हुआ हमसे बात करने का। और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। नहीं होगा भी नहीं, चूंकि हम उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, चूंकि हमारा जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से हम करें। डबल रोल में हम जीवन नहीं जीते हैं। तो सर, अभी रामनवमी का वक्त भी चल रहा है, तो रामनवमी को लेके आपका क्या बढ़ चढ़ के इसमें भाग है? सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से भी, और आज हम अभी झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से और यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि हजारीबाग के राम भक्तों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, चूंकि यहाँ का रामनवमी बहुत विश्वविख्यात रामनवमी है, बहुत लोगों को प्रेम है, डीजे बजाने का उन्हें अनुमति दिया जाए। वो लोग डीजे बजाएं, लेकिन डीजे में किसी दूसरे के भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। अपना राम धुन बजाएं, जो मनाए बजाएं, लेकिन अपने बारे में बजाएं, अपने धर्म के बारे में बजाएं। अनर्गल
गाना को ना बजाएं वल्गैरिटी और अपना आनंद ले। आनंद का त्यौहार है। देखिए रामनवमी क्या है ना, ये हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इसमें आपको आनंद लेने का विषय, देखिए पूरा प्रकृति आनंद में है। सही बात है। आम में मंजर आया हुआ है, महुआ मंजर आया हुआ है, सिमर का फूल खिला हुआ है, तो चैत अब आ गया है। उसमें क्या है कि आप मान लीजिए देखेंगे पूरा प्रकृति अभी एक खुशनुमा माहौल में है। हाँ, तो आपको आनंद लेने का ये समय है। सही बात इसमें हम किसी को, जब आप कभी भी, एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। जब आपको हम ठेस पहुंचाएंगे तो हमको भी ठेस तो कभी भी आपको किसी दूसरे को नुकसान उनको भाषा से, व्यवहार से करने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म का पालन कीजिए, अच्छे से आनंद लीजिए और आनंद से रामनवमी मनाइए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप लोगों को एक आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए सभी भाइयों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपना सम्मान करें, दूसरों का सम्मान करें, अपने धर्म के साथ मजबूती से खड़ा रहे, अपने धर्म का सम्मान करें और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। यही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज काफ़ी अच्छा लगा मुन्ना सिंह जी से बात करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।